नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सभी को पता है कि सहारा इंडिया का जो भी नाम है, जो भी शोहरत है, यदि किसी की देन है तो यह सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। जितने भी ये 12 लाख भरकर 13 करोड़ जमा करता सहारा इंडिया पर विश्वास किया, तो इसी लाइसेंस की वजह से, क्योंकि इस लाइसेंस में है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दिया जाता था, और इसमें 70 से 80% है जो बताया जाता था। और रूल्स में भी है कि रिजर्व बैंक के द्वारा जो निर्धारित नियम कानून है, उनके तहत है जो कंपनी को है जो सुरक्षा निधि में पैसा है जो जमा करके रखना होता था। लेकिन इस पर है जो एक महत्वपूर्ण जानकारी आई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 20 अप्रैल 2025 का वीडियो मेरा देखना, और मैंने उसमें बताया था कि यदि यह जो लाइसेंस है जो रिजर्व बैंक ने कैंसिल किया था, यदि यह चालू हो जाता है, तो है जो सहारा इंडिया के जो बेरोजगार व्यक्ति हैं जो आज भी काम करना चाहते हैं, तो उन्हें रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। लेकिन पूरी जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सहारा इंडिया का जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो डिवीजन चलता था, उसको बंद कर दिया गया, उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। और यह लाइसेंस बहुत बाद में निरस्त किया सहारा इंडिया द्वारा है जो, जब इस पर है जो रूल्स बनाए गए, तो सहारा इंडिया ने स्वतः ही इसको सरेंडर कर दिया गया था। लेकिन 2019 में है जो इसमें एक जानकारी सामने निकल के आती है न्यूज़पेपरों में सभी जगह, और रिजर्व बैंक के माध्यम से भी, कि सहारा इंडिया का है जो आरएनबीसी का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। यह जानकारी जैसे ही प्रकाशित होती है, सहारा इंडिया द्वारा है जो क्या बोलते हैं, फरवरी में है जो 19 में, फरवरी 19 में है जो हाई कोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेंच में है जो एक कंपनी की ओर से एक अपील दर्ज की जाती है, जिसमें उत्तरदाता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है और पिटिशनर सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होती है। और यह है जो मामला है जो इलाहाबाद की हाई कोर्ट में चलता है। और अप्रैल 11 अप्रैल 2019 को इसका केस नंबर भी है, इसमें कंपनी अपील है, और आप इसे नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। 2/2019 इसका है जो नंबर है। और इसमें है जो 11 अप्रैल को ये कंपनी द्वारा जो अपील की जाती है कि जो रिजर्व बैंक ने हमारा लाइसेंस है जो निरस्त किया हुआ गलत है, और इस प्रकार की एक अपील की जाती है, तो हाई कोर्ट में है जो इसको है जो डिस्पोज कर दिया जाता है। इसके उपरांत उसकी समय सीमा रहती है कि आपको, यदि हाई कोर्ट द्वारा आपकी याचिका को निरस्त कर दिया गया है, अपील को निरस्त कर दिया गया है, तो आप है जो 90 दिन के अंदर है जो सुप्रीम कोर्ट में है जो SLP यानी स्पेशल लीव पिटीशन है जो दर्ज कर सकते हैं। लेकिन उसके भी कुछ नियम हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 136 के तहत है जो स्पेशल लीव पिटीशन की सुविधा दी गई है, जब निचली अदालतों द्वारा है जो न्याय है जो लगता है कि ठीक तरीके से नहीं सुनाया गया है, अत्यधिक अत्याचार हुआ है याचिकाकर्ता के साथ, तब है जो अनुच्छेद 136 के तहत है जो SLP यानी स्पेशल लीव पिटीशन है जो सिविल है जो दर्ज की जाती है। हालांकि इसमें भी नियम है कि यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर होता है, विवेकाधीन है कि इसको स्वीकार करना है अथवा नहीं। लेकिन जो अभी केस की स्थिति लग रही है, तो इससे यही स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पिटीशन को स्वीकार कर लिया गया। और जैसा कि बताया कि 90 दिन के अंदर है जो यह है जो स्पेशल लीव है जो लेने हेतु सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है। तो ऐसा ही कंपनी ने, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने किया, और वह है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है जो वैसे तो डेट पर डेट चलती रही, लेकिन कुछ समय इसमें एक नया मोड़ आया। और नया मोड़ यह था कि जैसा कि विदित है कि
इसका डायरी नंबर है जो आप लोग भी नेट पर देख सकते हैं। इसका डायरी नंबर है 16514/2019 है डायरी नंबर, सहारा इंडिया फाइनेंशियल कारपोरेशन लिमिटेड। आप लोग सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर है जो इसको देख सकते हैं। और इसका डायरी नंबर मैंने आपको बता दिया। और SLPC है जिसका नंबर है जो 011-679/2019 है। और यह है जो 4 मई 2019 को है जो यह है जो केस जो रजिस्टर्ड हुआ था। और इसकी जो लिस्टिंग हुई थी वह 5/5/2019 यानी 5 मई 2019 को हुई थी। और इसका है जो 17 सितंबर 2025 को है जो प्रेजेंट यानी लिस्टिंग ऑन, मतलब यह शुरुआत केस हुआ था। उसके उपरांत अभी जो नई डेट है जो आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, या केस नंबर या डायरी नंबर डालकर, तो उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि 15 अक्टूबर 2025 को इस पर है जो सुनवाई होनी है। ये कंप्यूटर जनरेट डेट है और आप लोग भी देख सकते हैं। तो ये डेट है जो अभी सामने निकल के आई है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सहारा के जो बेरोजगार हो, यदि यह याचिका एक्सेप्ट हो जाती है तो हो सकता है कि सहारा इंडिया का फाइनेंशियल जो कारपोरेशन लिमिटेड है वह पुनः प्रारंभ हो जाए। और क्योंकि ये मुझे जानकारी जो मिली है कि सरकार भी इस पर मंथन कर रही है कि इन लोगों को रोजगार भी किस प्रकार, क्योंकि आए दिन आंदोलन सब चीजें सामने आ रही हैं, तो रोजगार हेतु यह भी एक महत्वपूर्ण है जो एक विषय है और जिसका समाधान सहारा इंडिया फाइनेंशियल कारपोरेशन के माध्यम से हो सकता है। अभी इसमें एक बदलाव महत्वपूर्ण जरूर आया है, मैं वह बताना चाहता हूं कि इसमें सब, जब मैंने ये पहले की मेरे पास कॉपी है तो मैंने इसमें देखा था आज के करीब ये कुछ माह पहले की बात है, तब इसमें जो पिटिशनर थे वह सहारा इंडिया फाइनेंशियल कारपोरेशन लिमिटेड और इसमें डायरेक्टर OP श्रीवास्तव का नाम था। ये आप देख सकते हैं पहले की पिटीशन है और इसमें OP श्रीवास्तव जी का नाम था। ये OP श्रीवास्तव जी का नाम था। लेकिन उसके उपरांत है जो इसमें से है जो OP श्रीवास्तव का नाम हटा दिया गया। और अभी जो हम इसमें पिटीशन देख रहे हैं तो इसमें डायरेक्ट लिखा है पिटिशनर M/S मेसर्स, मतलब मेसर से जो, और इसमें सहारा इंडिया फाइनेंशियल कारपोरेशन लिखा है। इसमें OP श्रीवास्तव जी का नाम है जो हटा दिया गया है। खैर वो अलग बात है। पिटिशनर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब लोग इसमें है जो रिस्पोंडेंट एंड उत्तरदाता है। तो यह पिटीशन है जो चल रही है और 15 अक्टूबर 2025 को इसकी सुनवाई होनी है। और आशा करते हैं कि भाई ये सुनवाई सहारा की जो बेरोजगार एजेंट हैं उनके पक्ष में हो और उनको राहत मिले, रोजगार मिले, तो यह बहुत अच्छा कदम होगा। अब ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर है, क्योंकि यह जो भी प्रक्रिया चल रही है और SLP जो स्वीकार की है उसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय है वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विवेकाधीन आधारित है कि वह क्या डिसीजन लेती है। इसके उपरांत इसमें एक और है जो मैंने देखा है कि एक और कोई सतीश कुमार सिंह है, बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जनरल मैनेजर ऑफिसर। इन्होंने भी एक है जो इसमें SLPC लगाई। ये क्या है पूर्ण रूप से अभी स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इन्होंने भी एक लगाई है। इन्होंने भी इसमें पिटिशनर है जो सतीश कुमार सिंह है और रिस्पोंडेंट एंड उत्तरदाता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जनरल मैनेजर ऑफिसर इंचार्ज
रजिस्टर ऑफ कंपनीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सहारा इंडिया फाइनेंशियल कारपोरेशन है। तो एक इन्होंने भी इसमें है जो एक इनकी अपील है जो डली हुई है। इसी तारीख को इनकी भी सुनवाई होनी है। अब ये देखना है कि सुनवाई का क्या फायदा होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पूर्वत वीडियो में बताया था, जो कि 20 अप्रैल 2025 को मैंने डाला था और उसमें विस्तार से सभी तथ्यों को बताया था। और वर्तमान स्थिति ये है कि भुगतान एक बहुत बड़ी समस्या है। चारों तरफ है जो भुगतान में त्राहिमाम मचा हुआ है। निवेशकों को 2-2 साल होने के बाद सहारा रिफंड पोर्टल से पैसा नहीं मिल रहा है। कभी लिमिट 50,000 रुपये कर देते, कभी 10,000 रुपये, कभी 20,000 रुपये, और कभी अंडर प्रोसेस है, कभी स्कूटी प्रोग्रेस है। नियम कानून पालन नहीं हो रहा है। राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत भी सही जानकारियां नहीं दी जा रही हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। पैसा नहीं मिला लेकिन इस संसार से ही चली गए। तो ये सब तमाम प्रकार की परिस्थितियां हैं। और अभी एक मैंने देखा है कि कुछ लोगों का मानना है कि सभी लोग हैं जो दिल्ली चलो सुप्रीम कोर्ट का धरना प्रदर्शन इत्यादि की बात कर रहे हैं। तो वैधानिक रूप से भले ही ये ठीक ना हो, लेकिन वर्तमान में जिस तरह वैधानिक गतिविधियों का है जो मजाक उड़ाया जा रहा है, कानून अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा है। 12-13 साल से प्रकरण चल रहा है, हजारों व्यक्ति आत्महत्याएं कर रहे हैं, हर दिन एक न एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है और न्यायदाताओं को कोई मतलब नहीं है। तो यह स्वाभाविक है कि यह जनता का एक आक्रोश है। और जब आक्रोश कहते हैं अति सर्वत्र न वर्जयते, अब तो अति ही होने लगी। आखिर गरीब जनता क्या करे, सहारा का एजेंट क्या करे? इतनी सारी तमाम प्रकार की डिफिशियंसी जानबूझकर दे देना, पैसा ना देना पड़े, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें 90% जमाकर्ताओं के जो जैसे दस्तावेज है उस पर भी भुगतान दिया जा सकता था, यदि यह सरकार को देना होता, डायरेक्ट सरकार की स्कीमों में जमा होता तब। लेकिन क्योंकि यह सहारा इंडिया के प्रताड़ित जमाकर्ता हैं, तो इनको और प्रताड़ित करो, इतना प्रताड़ित करो कि इसमें से कुछ लोग मर जाएं, कुछ लोग मर भी गए, कुछ लोग के दस्तावेज हरा जाएं, मात्र इसी तरह 10-5% पैसा बचे, पैसा लेने वाली, क्षमा चाहूंगा, पैसा लेने वाली बचे। तो इस तरह का है जो शोषण खुलेआम किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय न्याय का एक मंदिर है, लेकिन न्यायाधीशों को इससे कोई मतलब नहीं कि जमाकर्ताओं को 10,000 रुपये भी मिल पाए अथवा नहीं मिल पाए। 2-2 साल से भुगतान नहीं हो रहा है। हाँ, सैलरी बकायदा 15 लाख 5 लाख रुपए वह न्यायाधीश को मिल रही है, यह पर्याप्त है। लेकिन गरीब निवेशकों से कोई मतलब नहीं है, स्पष्ट है। पोर्टल बना दिया, अच्छा है, हम लोगों ने भी स्वागत किया कि पोर्टल अच्छा तरीके से बनाया, पोर्टल का स्वागत करते, अच्छा एक रूपरेखा दी। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि आप है जो पोर्टल पर 2-2 साल से दावे स्क्रूटनी अंडर प्रोसेस रखे हुए हैं, और आज सबसे ज्यादा मध्यम वर्गीय व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है। जहां तक गरीब का सवाल है तो गरीब के लिए सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय के लिए वह अपना माह का खर्च किस तरह चलाता है, उसमें से बचत करता है, और उस बचत के बाद जो वह सहारा इंडिया जैसी कंपनियों में निवेश कर देता है, बच्चों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, तो उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। तो आज स्थिति वर्तमान में इतनी ज्यादा भयानक हो चुकी है कि जहां एक तानाशाह के रूप में है जो काम किया जा रहा है। सरकार वादे तो बहुत करती है, लेकिन सहारा इंडिया के मामले में मैं मात्र सहारा इंडिया की चर्चा करूंगा कि सहारा इंडिया के मामले में क्यों अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। कुछ विशेष कदम है जो भुगतान देने हेतु उठाना चाहिए। ये तो तमाम प्रकार की जांच एजेंसियां हैं जिस पर लग गई, वह सालों काम करेंगी। और इसमें ये फाइनेंशियल की एक अच्छी खबर भी है कि भाई इसका फैसला हो जाए और इसमें कोई ऑप्शन निकले। और मुझे लगता है कि इसी के माध्यम से सहारा के जो एजेंट काम करना चाहते हैं, चाहे वह अडानी के पास जाए या कहीं भी जाए, इस लाइसेंस के माध्यम से, क्योंकि अचानक अपील लगना, डेट लिस्टिंग होना, सुनवाई की है जो
15 अक्टूबर 2025 होना, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आगामी है जो कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि आखिर जमाकर्ताओं का भुगतान पर है जो पोर्टल के सहारे छोड़ दिया और पोर्टल पर है जो भुगतान अभी तक है जो नहीं दिया जा रहा है, तो इसको संज्ञान में लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो जानबूझ कर, क्योंकि मेरे पास तो एविडेंस है, मैंने तो बोला था, मेरे मैंने जब एविडेंस लगाए सेंटर रजिस्ट्रार को पहुंचाए, तो उन्होंने दावे जो क्लोम क्या बोलते हैं उसको, दावे है जो पेमेंट सक्सेसफुल हो गए थे, प्रोसेस भी हो गए थे, अब उनको पुनः अंडर प्रोसेस कर दिए गए। पहले उनको ये पता है कि हाँ हमने कोई गलती हुई है, तो ये उनका हमने पूरा भेद खोला है। लेकिन क्या करें कि वर्तमान में ये बात स्पष्ट है कि जब न्याय मिल जाए और न्यायदाता मिल जाए और न्याय का पालन कराने वाला मिल जाए, तो हम किससे न्याय की अपेक्षा रखेंगे? तो स्थिति परिस्थितियां यह है। लेकिन जो अभी मैंने देखा कि हाँ, कि शायद ये बता रहे कि 14 अक्टूबर का है कि 14 अक्टूबर को चलो, तो मैं तो यह कहूंगा हाँ सभी संगठनों को चलना चाहिए, मंथन करना चाहिए और सभी लोग एक हो जाएं, जो भी आपसी मतभेद है उसको भुलाएं। जब, क्योंकि समूह में बहुत बड़ी ताकत होती है, हम छिन्न भिन्न रहेंगे, एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे, तो उसमें है जो कभी भी हम है जो भुगतान नहीं ले सकते। लेकिन सभी लोग एकजुट हो जाएं, जो भी पुरानी बातें उनको भुलाते हुए और लक्ष्य बना के भुगतान लेना ही है, तभी जाके है जो हमारी बात सुनेंगे और समस्या का निराकरण होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि ये फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का जो जानकारी थी 15 अक्टूबर 2025 को, इसमें है जो कंप्यूटर जनरेट डेट है और इसको सुनवाई के लिए रखा गया है, और इसमें सुनवाई होती है और यदि सहारा के पक्ष में होती है तो यकीन मानो कि सहारा के लिए यह एक वरदान साबित होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।